Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh. I am here to discuss all the topics related to Maternity Benefit Act and this act and all the topics related to Labor Law 2 Part 2, which is basically within the syllabus of 5-year LLB course, semester 6. So we will discuss here Maternity Benefit Act 1961. Uh, अब हम देखते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बेसिकली क्या होता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट या इसका पर्पस क्या है। देखिए, जो भी वुमेन वर्कर्स या वुमेन एम्प्लॉयज़ होती हैं किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो गवर्नमेंट हो, ठीक है। ऐसे में जब भी प्रेगनेंसी पीरियड में वुमेन जो भी वुमेन वर्कर्स होती हैं या वुमेन एम्प्लॉयज़ होती हैं, उनको एक प्रॉपर मैटरनिटी बेनिफिट देने के लिए, मैटरनल लीव्स देने के लिए, एवरेज वेजेस देने के लिए, उस पीरियड में जिस पीरियड में वो वर्क नहीं कर सकती या वो एम्प्लॉयमेंट में तो रह सकती हैं लेकिन वो वर्क के एबल नहीं, ठीक है। वहाँ पर किसी भी तरीके से उनकी हेल्थ पर फ़र्क ना पड़े या फिर उनके फोटस पर फ़र्क ना पड़े, इन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए एक एक्ट पास किया। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जो भी सपोज़ कोई वुमेन एम्प्लॉई है, वो किसी एम्प्लॉयमेंट में है और जब उसकी प्रेगनेंसी पीरियड आता था तो उसको देखभाल करने के लिए खुद की और बच्चे की उसको टाइम चाहिए होता था, वो उस काम को नहीं कर पाती थी। तो एम्प्लॉयर्स क्या करते थे, या तो उसको जॉब से निकाल देते थे या फिर जो वुमेन वर्कर्स हैं दे हैव लॉस्ट द चॉइस ऑफ मदरहुड। तो उनके पास कहीं ना कहीं से एक मदरहुड की चॉइस भी ख़त्म हो रही थी और अगर वो उस चॉइस को अडॉप्ट करती थी तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता था, ठीक है। इस चीज़ को हटाने के लिए ये एक्ट पास किया गया। इस एक्ट में ये किया गया कि जो भी वुमेन एम्प्लॉई है वो जब भी मैटरनल लीव लेगी, यानी आई मीन प्रेगनेंसी पीरियड में जब भी उसे छुट्टी लेनी होगी तो वो उसे छुट्टी मिलेगी, उसे मैटरनल लीव मिलेगी। उस पीरियड में उसका पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। उसे पूरा पैसा मिलेगा जो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर उसको मिलता है, एवरेज वेज उसको जो मिलते हैं, ठीक है। और उसको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपनी और अपने बच्चे की पर्याप्त रूप से देखभाल कर सके, ठीक है। नॉट ओनली फॉर प्री नेटल पीरियड बट ऑल्सो फॉर द post natal period. Okay, so let's see provision wise what is the maternity benefit act and what is given in this act. Let's see, firstly section 2 subclause H, it says maternity benefit. It talks about maternity benefit. So it says what is the maternity benefit. Maternity benefit means the payment referred to in subsection 1 of section 5, as you can see in the screen. इसका मतलब सेक्शन 5 के सब क्लॉज 1 में जो मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब दिया हुआ है वही इस पूरे एक्ट में मैटरनिटी बेनिफिट कहा जाएगा। सब सेक्शन 5 का सब क्लॉज 1 हम इसके आगे अभी जब क्लॉज 5 में आएंगे प्रोविजन बाई प्रोविजन तब इसका मतलब समझेंगे। नाउ वी विल कम टू सेक्शन 1, दैट इज़ शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल क्या होगा इस एक्ट का, दैट इज़ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये कहाँ तक अप्लाई होता है, टू द होल ऑफ इंडिया, देयर इज़ नो एक्सेप्शन फॉर दिस। ये पूरे भारत में समान रूप से लागू होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि उसके बाद हम आएंगे कि ये इसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये एप्लीकेशन इसका होगा, ठीक है। अगर उसको हम अगर उसको हम देखें तो इसमें इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज में बी नोटिफाइड इन दिस बिहाफ द ऑफिशियल गैजेट। मतलब कि ये कब फोर्स में आया, जब ऑफिशियल गैजेट में ये नोटिफाई किया गया। और किसने 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 किस किस इस्टेब्लिशमेंट को लेकर नोटिफाई किया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो ने नोटिफाई किया इसको अपने अपने ऑफिशियल गैजेट पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस चीज़ से रिलेटेड किस इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन दिया, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, सब क्लॉज ए में सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड नोटिफाई करने को लेकर दिया हुआ है, दैट इज़ इन रिलेशन टू माइंस एंड इन टू एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट वेयर इन पर्सनस
are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performances by the central government. It means in relation to mines से related जो भी establishment है, I mean mines की यहाँ पर properly बात की जा रही है, उसके बाद और दूसरे establishment जो कि employed हैं किस इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड या फिर किस चीज़ से रिलेटेड, एग्जीबिशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन का मतलब घुड़सवारी होता है, तो एग्जीबिशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन से रिलेटेड जो आप देखते होंगे कि जो घुड़सवारी या कई सारे ऐसे खेल होते हैं जिनमें घुड़सवारी होती है, वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होता है इक्वेस्ट्रियन का। उसके अलावा एक्रोबैटिक कलाबाजी को लेकर, ठीक है, या अदर परफॉर्मेंसेस और इसी तरह के कोई अलग परफॉर्मेंसेस हैं, तो वहाँ पर ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाई किया गया है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू क्या नोटिफाई किया गया है, इन रिलेशन टू अदर इस्टेब्लिशमेंट्स इन ए स्टेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इनके अलावा ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा बाकी जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं स्टेट के अंदर, वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाई किए गए हैं। इसके बाद इसमें आप ये भी देख सकते हैं, हालांकि ये आगे प्रोविजंस में दिया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान देने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एक्ट है कहाँ पर अप्लाई होगा, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ कम से कम 10 या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। उसके अलावा ये भी हमें देखना है कि एक अमेंडमेंट आया था 2016 में, उसमें क्या हुआ था, इसमें जो एक कमीशनिंग मदर का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो जो कमीशनिंग मदर का कॉन्सेप्ट आया था, तो कमीशनिंग मदर को यहाँ 12 वीक्स लीव का टाइम दिया गया था, मतलब कमीशनिंग मदर के लिए जो मैटरनल लीव पीरियड दिया गया था वो 12 वीक्स का दिया गया था। ओके, नाउ ये सारे जो भी टर्म्स हैं इनको हम, जैसे कमीशनिंग मदर हो गया, ठीक है, या जो भी टर्म्स जो कन्फ्यूज़न में आ रहे हैं उनको हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे प्रोविज़न वाइज, क्योंकि बाय द प्रोविजंस इट इज़ डिफाइंड। नाउ वी कम टू द सेक्शन 2, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ठीक है, ये मतलब किस तरह के इस्टेब्लिशमेंट में ये अप्लाई होता है, वी हैव टू सी इट। सो लेट्स सी सेक्शन 2, दैट इज़ एप्लीकेशन Act. It says it applies in the first instance, कहाँ पर, सब क्लॉज A says to every establishment being a factory, mine और plantation, हर एक उस establishment में जो कि, यानी कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, फैक्ट्री में, माइन में, प्लांटेशन में, इंक्लूडिंग एनी सच establishment belonging to government and to every establishment wherein persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performances। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हर एक स्टेप, जैसे ये फैक्ट्री में अप्लाई होता है, माइन में अप्लाई होता है, प्लांटेशन में अप्लाई होता है, या फिर ऐसे हर एक इस्टेब्लिशमेंट में जो कि गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, यानी कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पर बात हो रही है कि हर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट में ये अप्लाई होगा। उसके अलावा ये जो भी इस्टेब्लिशमेंट है रिलेटेड टू एग्जीबिशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन, एक्रोबैटिक और एंड अदर परफॉर्मेंसेस, वो उस पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें कई सारी कैटेगरी मिल गई। यहाँ पर ये फैक्ट्री पर अप्लाई होता है, माइन पर अप्लाई होता है, ठीक है, प्लांटेशन पर अप्लाई होता है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि फैक्ट्री क्या होता है, माइन क्या होता है, प्लांटेशन किस कॉन्सेप्ट को लिया गया है, इन सब के उसको आगे हम डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ेंगे, विच इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 3। नाउ वी कम टू द अदर कैटेगरीज, दैट इज़ गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो भी हैं वहाँ पर ये एक्ट अप्लाई होगा। उसके अलावा हर एक इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर, जैसे कि हमने पहले देखा, इक्वेस्ट्रियन, एक्रोबेटिक एंड अदर परफॉर्मेंसेस हैं, तो ये हर ऐसी जगह पर अप्लाई होगा। तो कई सारी 4-5 कैटेगरीज हमें मिल गई, फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट एंड द इस्टेब्लिशमेंट विच इज़ रिलेटेड टू द एक्सहिबिशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन, एक्रोबेटिक एंड अदर परफॉर्मेंसेस। नाउ वी कम टू द next category, which is provided in B, to every shop or establishment within the meaning of any law for the time being in force in relation to shops and establishment in a state। बस ये बात कही गई है कि स्टेट में हर एक शॉप या इस्टेब्लिशमेंट जिससे कि किसी लॉ जो कि इन्फोर्स्ड है इस टाइम पर, किसी लॉ के अंडर में, उसे शॉप और इस्टेब्लिशमेंट माना जाता है किसी स्टेट के अंदर। तो आप बस इसको इन शॉर्ट इतना समझ ले सकते हैं कि स्टेट के अंदर किसी भी शॉप या इस्टेब्लिशमेंट भी इसी कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा इन विच 10 और मोर पर्सनस आर एम्प्लॉयड, कैसे शॉप और इस्टेब्लिशमेंट जिसमें कि 10 या उससे ज़्यादा पर्सनस एम्प्लॉयड हो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस एक्ट के एप्लीकेशन के लिए ये ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कम से कम 10 होने चाहिए उस इस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है। और ये 10 कब होने चाहिए, ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, मतलब कि इस एक्ट के कमेंसमेंट के एक साल पहले तक, ठीक है।
इसके बाद इसके प्रोवाइज़ो में आते हैं। प्रोवाइज़ो talks about the state government may, with the approval of the central government, after giving not less than 2 months notice of its intention of so doing, by notification the official gazette, declare that all or any of the provisions of this act shall apply also to any other establishment or class of establishment, industrial, commercial, agricultural or otherwise. What it means, इसका मतलब बस ये है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेकर, ठीक है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेकर और एक नोटिस देकर 2 महीने पहले एक नोटिस देगा, ठीक है, पब्लिक नोटिस जारी करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के से अप्रूवल लेगा। किस पर्पज़ से? कि और भी कोई अलग इस्टेब्लिशमेंट हैं, अदर इस्टेब्लिशमेंट हैं जो इंडस्ट्रियल भी हो सकते हैं, कॉमर्शियल भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर भी हो सकते हैं, जो भी और अदर इस्टेब्लिशमेंट हैं जिन पर ये एक्ट अभी तक अप्लाई नहीं होता था, उन पर भी ये एक्ट अप्लाई करने के लिए एक पब्लिक नोटिस दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद वो 2 महीने बाद, नोटिस देने के 2 महीने बाद स्टेट गवर्नमेंट वो के थ्रू वो एक्ट उन पर अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रोवाइज़ो में ये दिया हुआ है कि स्टेट के पास ये पावर है विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कि वो उन सारे इस्टेब्लिशमेंट पर इस एक्ट को अप्लाई कर सकता है जिन पर अभी तक ये एक्ट अप्लाई नहीं रहा है। बस उसे सेंट्रल 2 कंडीशन उसे फॉलो करनी होगी, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा और दूसरा क्या कि उसे 2 महीने पहले एक नोटिस, पब्लिक नोटिस देना होगा। उसके बाद वो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट पर, चाहे वो कॉमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चर हो, किसी भी तरह का इस्टेब्लिशमेंट हो जिस पर अभी तक एक्ट नहीं अप्लाई था, उस पर अप्लाई कर सकता है इस एक्ट को। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? सेक्शन 5A और 5B को छोड़कर ये एक्ट कहीं भी ऐसी जगह अप्लाई नहीं होगा जहां पर एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 अप्लाई होता है। सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि जहां जहां एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 अप्लाई हो रहा है वहां कहीं भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। वहाँ पर इस एक्ट के सिर्फ सेक्शन 5A और सेक्शन 5B ही अप्लाई होंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। देखिए 2 सेक्टर्स होते हैं, आप देखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या अनऑर्गेनाइज्ड वुमेन वर्कर्स जो होती हैं, क्या वो इस एक्ट में कवर होती हैं? आंसर है नहीं। इस एक्ट में सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड वुमेन वर्कर्स ही जो है कवर होती हैं। रीज़न क्या है इसका? रीज़न है इसका जो कई सारे वैसे रीज़न्स हैं, बट द बेसिक रीज़न इज़ एक कंडीशन जो इसमें दी हुई है 80 डेज़ की, कि 80 डेज़ तक किसी वुमेन को काम करना होगा अगर उसे इस एक्ट के अंडर अपने बेनिफिट्स चाहिए तो। आगे देखते हैं, अभी पहले इसमें और थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है। दैट इज़ The 1961 Act covers women workers employed in factories, mine, plantation, shops and establishment with 10 or more employees। ये हम पढ़ चुके हैं, 10 से ज़्यादा या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए इस एक्ट के एप्लीकेशन के लिए किसी इस्टेब्लिशमेंट में। एंड एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट दिस कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 18 lakhs वुमेन वर्कर्स। मतलब कि ये एक्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तो लगभग 18 लाख वुमेन एम्प्लॉयज़ को कवर करता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ टोटल वुमेन एम्प्लॉयज़ का 10% है। जो 90% है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लगा हुआ है और वो इस एक्ट के अंडर कवर नहीं होता, ठीक है। लॉ कमीशन ने 2015 में एक रिकमेंडेशन भी दी थी और ये कहा था कि इस एक्ट को कवर करना चाहिए सारी वुमेन को, भले ही वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से हो या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से हो। इसके बाद अगर आप देखें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, अगर आप देखें तो आपको इसमें एग्रीकल्चरल लेबरर्स मिलेंगी, सीजनल वर्कर्स वुमेन एम्प्लॉयज़ मिलेंगी, डोमेस्टिक वर्कर्स मिलेंगी, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मिलेंगी और ये जनरली अनस्ट्रक्चर्ड कंडीशन में काम करती हैं ये लोग, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि ऐसी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से जो 80 डेज़ का पीरियड होता है कि किसी भी वुमेन एम्प्लॉय को इस एक्ट के बेनिफिट को लेने के लिए जो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी उससे पहले 80 डेज़ तक काम करना होगा 12 महीने के अंदर। यानी कि अगर उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आज है तो आज से 12 महीने के पहले तक उसे 80 दिन तक लगभग काम करना होगा। अगर इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करती तो ये एक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, तो फिर उसे क्योंकि एम्प्लॉय ही नहीं माना जाए वहाँ पर।
अब यहाँ पर बात आती है कि वो जो 80 डेज़ का क्राइटेरिया है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, इसको इसको इसका रिकॉर्ड मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है ये कम्प्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सीजनल होता है। तो अब आप खुद ही जानते हैं, जैसे आप देखेंगे कभी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में जो वुमेन वर्कर्स या वुमेन लेबरर्स काम करती हैं, वो आप देखेंगे तो उनके लिए 80 डेज़ का रिकॉर्ड दे पाना इम्पॉसिबल की तरह है, ठीक है। या फिर जो भी आप एग्रीकल्चरल लेबर्स और भी देखेंगे, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए भी 80 डेज़ का रिकॉर्ड मिल पाना मुश्किल है। इसलिए आप देखेंगे कि ये कवर अप इनके लिए होना मुश्किल भी है। ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली इनको कवर नहीं किया गया है, लेकिन आप ये पाएंगे कि इनका कवर होना मुश्किल भी है। अच्छा, हमने इतने सारे इस्टेब्लिशमेंट्स की बात करी, ठीक है, माइंस, प्लांटेशंस, फैक्ट्री, अदर इस्टेब्लिशमेंट विच इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट, शॉप, इस्टेब्लिशमेंट। बेसिकली इनका मतलब क्या है, इनकी डेफिनेशन हमें कहाँ मिलती है, जितने भी हैं जिन पर ये अप्लाई होता है। द डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 3। इट इज़ अ डेफिनेशन क्लॉज, याद रखिएगा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 3 है। नाउ वी सी द डेफिनेशन which is provided in section 3. Section 3 subclause A provides the definition of appropriate government. What is the meaning of appropriate government? It means in relation to an establishment being a mine or establishment where a person are employed for the exhibition of equestric, acrobatic and other performances. ये हमने पहले भी पढ़ा है सेक्शन 2 के सब क्लॉज ए में बन के, उसमें हमने पढ़ा है कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे गैजेट में नोटिफाई करती है ऐसे किस किस को, माइन या फिर वो सारे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर कोई पर्सन एम्प्लॉयड होता है फॉर द एग्जीबिशन ऑफ एक्सट्रियन, एक्रोबेटिक एंड अदर परफॉर्मेंसेस पर। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट, हमने उसमें देखा था बी में कि जो अदर, इनके अलावा जो दूसरे इस्टेब्लिशमेंट में होते हैं उन्हें कौन नोटिफाई करता है, स्टेट। तो इसका मतलब जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, माइन और दूसरे टाइप ऑफ कैटेगरी, माइन और एक्रोबेटिक टाइप के परफॉर्मेंसेस के लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और अदर इस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। बी चाइल्ड, नॉट अ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। नाउ वी कम टू definition which is of commissioning mother, which is provided in subclause BA, and this subclause BA was included in the Amendment Act 2017। मतलब ये जो BA जो इसमें डेफिनेशन इंसर्ट की गई है वो 2017 के अमेंडमेंट के माध्यम से इंसर्ट की गई है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। अगर ऑप्शनल में आएगा तो कमीशनिंग मदर के बारे में पूछा जाएगा, या फिर सेक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर सिर्फ अमेंडमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि BA was included या inserted in which amendment. So let's see what is provided in BA and what is the commissioning mother. It means a biological mother who uses her egg to create an embryo implanted in any other woman. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कमीशनिंग मदर, आपने सरोगेसी क्या का नाम सुना होगा। सरोगेसी में क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल मदर होती है, वो बेसिकली अपने एग को किसी दूसरे वुमेन की एम्ब्रियो में इम्प्लांट करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वुमेन अपने एग को दूसरे वुमेन में इम्प्लांट करवा रही है, वो वुमेन जिसने अपना एग दिया है इज कॉल्ड कमीशनिंग मदर, उसे कमीशनिंग मदर कहते हैं, ठीक है। और जिसके एम्ब्रियो में वो एग इम्प्लांट किया गया है उसे सरोगेट मदर कहते हैं। याद रखिएगा, कमीशनिंग मदर इज़ अ बायोलॉजिकल मदर ऑफ अ सरोगेट चाइल्ड, ओके, या ऑफ अ चाइल्ड हु इज़ बॉर्न बाय सरोगेसी। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कमीशनिंग मदर प्रोवाइडेड इन सब क्लॉज BA। उसके बाद हम देखते हैं definition of employee which is given in section subsection D. Employee means what is the meaning of employee? It provides that employee means first clause subclause 1, in relation to an establishment which is under the control of the government, a person or authority appointed by the government. इसका मतलब कोई ऐसा establishment which is under the control of the government, a person मतलब कि कोई ऐसा establishment जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, या फिर एक पर्सन या अथॉरिटी के, या फिर किसी ऐसे पर्सन या अथॉरिटी के कंट्रोल में हो जिसे कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उस
उस एम्प्लॉय के सुपरविज़न करने के लिए या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉयड है किसी भी जगह पर और गवर्नमेंट ने एक पर्सन को अपॉइंट किया है उसका सुपरविज़न करने के लिए, यानी कि उसके काम का सुपरविज़न करने के लिए या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर खुद गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसे में वो पर्सन एम्प्लॉयर माना जाएगा। इसके बाद और वेयर नो पर्सन और अथॉरिटी इज़ अपॉइंटेड, जहाँ पर ऐसा कोई पर्सन अपॉइंटेड नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है या फिर कोई पर्सन नहीं है इस तरह का जो कि सुपरविज़न कर सके, वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, रिलेटेड डिपार्टमेंट है जिस एम्प्लॉयमेंट में लगा हुआ है वो पर्सन, ठीक है, वहाँ पर उस डिपार्टमेंट का हेड जो है एम्प्लॉयर माना जाएगा। अब देखते हैं सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 क्या कहता है? इन रिलेशन टू एन इस्टेब्लिशमेंट अंडर एनी लोकल अथॉरिटी द पर्सन अपॉइंटेड बाई सच अथॉरिटी फॉर द supervision and control of employees, or where no person is so appointed, the chief executive officer of the local authority। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि किसी इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, मान लीजिए कोई लोकल अथॉरिटी के अंडर कोई इस्टेब्लिशमेंट है, तो कोई ऐसा पर्सन जिसे उस अथॉरिटी द्वारा अपॉइंट किया गया है किस चीज़ के लिए? सुपरविज़न के लिए एंड कंट्रोल के लिए, ठीक है। या फिर of employees, or where no person is so appointed, the chief executive officer of the local authority, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर कोई ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर कोई लोकल अथॉरिटी किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करती है जो कि एम्प्लॉय का सुपरविज़न या कंट्रोल करता है, जहाँ पर अगर वहाँ पर कोई ऐसा पर्सन अपॉइंटेड नहीं है तो उस लोकल अथॉरिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसका एम्प्लॉयर माना जाएगा। यानी कि या तो कोई पर्सन अथॉरिटी द्वारा एम्प्लॉय किया गया हो तो उसे एम्प्लॉयर माना जाएगा, या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन एम्प्लॉयड नहीं है तो जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है लोकल अथॉरिटी का, उसे जो है एम्प्लॉयर माना जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 सेज इन एनी अदर केस द पर्सन हु और द अथॉरिटी विच हैज़ द अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट and where the said affairs are entrusted to any other person, whether called a manager, managing director, managing agent or by any other name such person। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में जो कि ना तो गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट है ना ही वो किसी लोकल अथॉरिटी के अंडर में है, ऐसे में ऐसा वो पर्सन एम्प्लॉयर माना जाएगा जो इस्टेब्लिशमेंट जो भी है उसके सारे अफेयर्स को कंट्रोल करता हो, उसके सारी चीज़ों को कंट्रोल करता हो, ठीक है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जिस पर सारे अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए अपॉइंट किया गया हो जिसको, ठीक है। जैसे कि हम मैनेजर क्या करता है? किसी भी कंपनी या किसी भी एसोसिएशन, किसी भी कॉरपोरेशन या कंपनी को वो क्या करता है? मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर का भी यही काम होता है, मैनेजिंग एजेंट का भी यही काम होता है, ठीक है। या फिर किसी और पोस्ट का नाम देकर काम यही दिया गया हो उसको, तो वहाँ पर वो पर्सन एम्प्लॉयर माना जाएगा, ठीक है। नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ establishment। What is the meaning of establishment? Establishment means factory, 2 mine, 3 plantation, 4 an establishment wherein persons are employed for the exhibition of equestrian, acrobatic and other performance, ठीक है। 4a says a shop or establishment and 5 says an establishment to which the provisions of this act have been declared under subsection 1 of subsection 2। फर्स्ट को देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि हमने देखा था सब क्लॉज सेक्शन 2 में इस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई होता है ना ये। तो इस्टेब्लिशमेंट का यूज़ कई जगह है। तो इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है? अब फैक्ट्री हम देख चुके हैं सब क्लॉज सेक्शन 2 में कि फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन, इन सब चीज़ों को मेंशन किया गया है। ये फैक्ट्री का मतलब क्या? फैक्ट्री का अगर आपको देखना है मतलब तो वो डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन सब क्लॉज एफ में। आप देखिए सेक्शन 3 के सब क्लॉज एफ में फैक्ट्री को डिफाइन किया गया है, ठीक है। फैक्ट्री मीन्स अ फैक्ट्री एज डिफाइंड इन क्लॉज एम ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन 2 क्लॉज एम फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का जो सेक्शन 2 सब क्लॉज एम में जो डेफिनेशन फैक्ट्री की दी हुई है, वही फैक्ट्री की डेफिनेशन एक्सेप्ट की गई है, अडॉप्ट की गई है इस एक्ट के अंडर, ठीक है।
उसके अलावा हम देखें इस फैक्ट्री हमने देखा था, उसके अलावा माइन डेफिनेशन देखें कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है सेक्शन 3 सब क्लॉज आई में. इट मीन्स मीन्स अ माइन एज डिफाइंड इन क्लॉज जे ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द माइंस एक्ट 1952. मतलब कि माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 2 के सब क्लॉज जे में जो डेफिनेशन माइन की दी हुई है वही डेफिनेशन इस एक्ट में अडॉप्ट की गई है. उसके बाद हम आते हैं प्लांटेशन की आप डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज़ गिवन इन सब क्लॉज के. प्लांटेशन मीन्स अ प्लांटेशन एज डिफाइंड इन क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951. तो प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2 में जो डेफिनेशन प्लांटेशन की दी गई है उसी डेफिनेशन को अडॉप्ट किया गया है अंडर दिस एक्ट. नाउ we come to some important definitions, some other important definitions too, that is maternity benefit, as we have discussed it कि जो सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 में डेफिनेशन मैटरनिटी बेनिफिट की दी गई है वही यहाँ पर एक्सेप्ट की जा रही है इसी एक्ट के अंडर. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. कि इसे भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या होगा. मेडिकल क्योंकि अभी ये एक्ट अभी ये वर्ड आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आगे जब इस एक्ट को और हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी दिया हुआ है. व्हाट इज़ दिस. It means that termination of pregnancy permissible under the provisions of medical termination of pregnancy 1971. मतलब कि 1971 का जो एक एक्ट है दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. उस एक्ट में जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए जो परमिसिबल कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है, यानी कि उस एक्ट में जो कि जिसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कहते हैं उसमें फॉर अ वैलिड मेडिकल टर्मिनेशन पर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, सम कंडीशंस आर गिवन. सो उसे ही हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यहाँ पर कहेंगे. यानी कि जो आईपीसी में टर्मिनेशन के लिए बात कही गई है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ मिसकैरेज. मिसकैरेज का मतलब क्या है. इट मीन्स एक्सपल्सन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ प्रेग्नेंट यूट्रस एट एनी पीरियड प्रायर और ड्यूरिंग द 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बट डज नॉट इंक्लूड एनी मिसकैरेज द कॉजिंग ऑफ विच इज़ पनिशेबल अंडर द इंडियन पीनल कोड. इसका मतलब ये हुआ कि देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मिसकैरेज का यहाँ मतलब वो नहीं है जो आईपीसी में दिया हुआ है, क्योंकि आईपीसी में जो मिसकैरेज का मतलब दिया हुआ है दैट इज़ पनिशेबल और वहाँ पर इलीगल मिसकैरेज की बात की गई है. यहाँ पर लीगल मिसकैरेज की बात की जा रही है. तो जो हम मिसकैरेज की बात आईपीसी में करते हैं वो आईपीसी में उस मिसकैरेज की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, वो इलीगल होता है. यहाँ पर बात की जा रही है किसी ऐसे मिसकैरेज की जो कि किसी बाई एक्सीडेंट या फिर लीगली मिसकैरेज किया जाता है, ठीक है. यहाँ पर मिसकैरेज की डेफिनेशन जो दी है वो लिखा हुआ है कि किसी वुमेन, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसके प्रेग्नेंट मतलब जो डिलीवरी होनी है उसके प्रेगनेंसी के 26 वीक्स पहले तक का जो पीरियड होता है, ठीक है, अगर उस समय से पहले तक जो प्रेग्नेंट यूट्रस है उसका कंटेंट का एक्सपल्सन होता है तो वहाँ पर उसे मिसकैरेज की कैटेगरी में रखा जाएगा अंडर द सबसेक्शन जी ऑफ सेक्शन 3. So today we have discussed section 1, section 2 and section 2 talks about application of the act, section 3 talks about the definition of the different terms. Definition clause में हमने आज के तक डिस्कस किया. इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.